नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सत्यधीर सिंह, जो कि नई दिल्ली से हैं। तो सत्यधीर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहां हुआ, आपकी स्कूलिंग शिक्षा दीक्षा कहां हुई, आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं इस फील्ड के लिए। तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हाय गोविंद। मेरा नाम सत्यधीर सिंह है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और वर्तमान समय में मैं दिल्ली में रह के काम कर रहा हूँ। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा मेरी इलाहाबाद में रही। वहीं से ही मैंने ग्रेजुएशन किया फाइन आर्ट्स में। हालांकि मैंने पहले बीए किया हुआ है इकोनॉमिक्स, मेडिवल हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर से। लेकिन बाद में मुझे फाइन आर्ट्स के बारे में पता चला और चूंकि बचपन से रुझान जो है वो आर्ट का ही था, तो फिर मैंने दोबारा से डबल ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मैं फाइन आर्ट्स में जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसी दौरान हमारे गेस्ट फैकल्टी श्री अनंत साहू जी, जो खैरागढ़ से आए हुए थे, उनके मार्गदर्शन में कह लीजिए या उनसे बातचीत के दौरान हम लोग भोपाल और भारत भवन के बारे में जाने और भारत भवन का विजिट किया। वहाँ पे यूसुफ सर का मार्गदर्शन मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और भारत भवन की एक बहुत ही बृहद वहाँ का म्यूज़ियम है आर्ट का, जिसमें रोज ही उसमें बड़े बड़े आर्टिस्टों के काम हमें देखने को मिलते थे स्वतः रूप से, और वो कहीं ना कहीं हमें बहुत इंस्पायर करने लगे। और प्रारंभिक दौर में मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जोगेन चौधरी जी, मंजीत बाबा, टोटा वैकुंठम और इस तरह के अनगिनत बहुत सारे कलाकारों का, सूजा, इन सब से मैं प्रभावित हुआ हूँ। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता, और इन सबसे प्रभावित हुआ और मैंने बहुत सारे काम करने शुरू किए। और शायद फाइनली मुझे जो मेरी प्रारंभिक जो ड्राइंग जो मुझे मिली, वो कहीं ना कहीं उसमें मैं मानूंगा कि भूपेन खक्कर जी और जोगेन चौधरी का बहुत मेरे को प्रभाव पड़ा होगा शायद उस समय में, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत कमज़ोर थी मेरे फाइन आर्ट्स के स्कूलिंग के दौरान। लेकिन मैं जब भारत भवन में ये सीखा कि आपको जितना आता है, जहाँ से भी आता है, आप वहाँ से स्टार्ट करो और उसको अपनी ताकत बनाओ। इन लोगों से सीखने को मिला कि मैं किसी भी तरीके से अपने अपने तरीके का अपना ओन एक रूप बनाऊं और उसको मैं अपने तरीके से डेवलप करूं। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जी सत्यधीर भाई, हम जानना चाहते हैं कि आपके जैसे काम में अलग अलग मूड एक्सप्रेशन व दिखते हैं, क्या उसके पीछे नरेशन रहता है या स्टोरीज रहती हैं? उस विषय में भी आप दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। गोविंद जी, मेरे कामों में देखने पे आपको हर काम में कुछ डिफरेंट मूड्स, डिफरेंट एक्सप्रेशंस और बहुत सारे उनके मोमेंट्स देखने को मिलते हैं या मिलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपको, मेरे जो पेंटिंग्स को अगर आप स्टार्टिंग से कभी कोई वॉच करे, तो उसमें पाएगा कि वो छोटी छोटी पेंटिंग्स एक छोटी छोटी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी स्टोरीज हैं। तो वो कहीं ना कहीं मैं मध्यम वर्गीय चीज़ों को जो दर्शाता हूँ, एक उनकी स्टोरीज को कह लीजिए, या लिटरेचर मेरा एक सब्जेक्ट रहा है, मुझे मतलब शौकिया तौर पे सब्जेक्ट रहा है, एजुकेशन में तो नहीं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्रेरित करते हैं वो उन कहानियों को पेंट करना। तो इसलिए सभी पेंटिंग्स में आपको कुछ न कुछ उसमें एक्सप्रेशंस डिफरेंट दिखेंगे, मूड्स दिखेंगे। हालांकि वो मैं कभी भी प्रयास नहीं करता, वो मैं बनाता चला जाता हूँ और वो अपने आप ही वो बनते चले जाते हैं। मैंने कभी भी उनको स्पेशली सोच के नहीं बनाता कि ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है वैसा। हाँ, बट एक ओवरऑल एक मैं स्टोरी, जैसे मान लीजिए कि भोपाल में ओपन जीप चलती है, उसका एक अपना शौक है, मज़ा है लोगों को। या इलाहाबाद में हमारे पहले थ्री वाला, तो पैर वाला रिक्शा जो चलता था, अब तो धीरे धीरे सब कुछ ई रिक्शे पे आ गया। तो वो रिक्शे मुझे बहुत प्रभावित करते थे। और वो जो है, मतलब मुझे रिक्शा है, ओपन जीप है, छोटी छोटी गाड़ियां हैं, लोगों की छोटी छोटी कहानियां हैं उन गाड़ियों के पीछे, कार्स के पीछे, स्कूटर्स के पीछे। तो वो उनको मैं जब पेंट करता हूँ तो वो स्वतः रूप से डिफरेंट एक्सप्रेशंस आते हैं। और मैं उनके लिए कभी भी अलग से प्रयास नहीं करता, बस मैं एक मोमेंट को या एक कह लीजिए कि किसी की मन की अभिलाषा को दिखाने का प्रयास करता हूँ, और उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। आप मेरे बेसिकली ब्लैक ड्राइंग्स जब देखेंगे, तो उसमें वो मोमेंट्स आपको और ज़्यादा अच्छे से नज़र आएंगे, क्योंकि उसमें मैं बिल्कुल प्योर होता हूँ। पेंटिंग में तो फिर भी आपको बहुत कुछ बैलेंस करने का, बहुत कुछ सोचने का भी कई बार लग जाता है कि ऐसा करो वैसा करो, बट ड्राइंग्स तो बिल्कुल ही फ्लैट होती हैं, बिल्कुल ही
आपके अंदर की एक तरह से मैं उनको ड्राइंग्स को अपना स्पाइनल कॉर्ड मानता हूँ कि जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, उसी के ऊपर आपका शरीर है, चेहरा है, बॉडी है, सब कुछ बाद में जुड़ता है। तो वैसे पेंटिंग है मेरे ख्याल से, मतलब ड्राइंग इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एनी आर्टिस्ट। तो वो जो है उसमें जो मुझे मज़ा आता है और उसी में मैं सबसे प्योर अपने आप को पाता हूँ। जी सत्यजीत जी, हम जानना चाहते हैं, जैसे आपका ड्राइंग तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, आपके काम के एक हिस्सा है, और दूसरा आपका फ्लैट कलर जो है वो भी एक तरह से सभी चीज़ों को बहुत खूबसूरती से बैलेंस करता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उस विषय में भी आप दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। मेरे अभी की पेंटिंग्स में मैं अपने फिगर्स के साथ बैकग्राउंड को काफ़ी महत्व देता हूँ और उसमें स्पेस डिवीज़न का काफ़ी इम्पोर्टेंस आ गया है। और ओवरऑल में हमेशा पेंटिंग्स में मैं फ्लैट कलर यूज़ करता हूँ। तो मैं फ्लैट कलर के माध्यम से अपने फिगर को स्पेस के साथ जो मर्ज करता हूँ, उसके बाद फिर लाइन से मैं अपनी फिगर्स को निकालता हूँ। तो जिससे मुझे मेरे फिगर्स को ताकत मुझे लगता है कि मिलती है। और ओवरऑल मैं अपने लाइंस को मैं बहुत महत्व देता हूँ। तो जो फिगर का जो खेल होता है स्पेस के साथ और उसमें जो लाइन जब आ जाती है, तो मुझे लगता है कि वो उसमें एक स्ट्रेंथ आ गई और मेरे फिगर्स जो है उसमें एक एक्सप्रेशन, जो एक उनका जो एक तरीका है कलर्स के साथ, वो ज़्यादा निखर के आता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं जब वाटर कलर में भी अपने कई काम किया हूँ, उसमें मैं पूरा फ्रीडम लेता हूँ। तो उसमें मुख्य फिगर के साथ साथ बैकग्राउंड में भी बहुत सारे फिगर्स आते हैं, या मेरे पहले के जो काम थे उनमें मुख्य फिगर के बैकग्राउंड में, हालांकि मुख्य फिगर फ्लैट कलर में होता था और बैकग्राउंड में भी फ्लैट कलर हो, तो वो थोड़ा बहुत उसमें बहुत सारे अनगिनत छोटे छोटे फिगर्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं, उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ फिर कलर को डाइल्यूट भी कर देता था। तो एक इसमें एक अलग प्ले होता था। तो अभी तो वर्तमान में वैसे मैं फ्लैट कलर में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है करना, और जिससे मुझे लगता है कि मेरे कामों को ज़्यादा ताकत मिल रही है, क्योंकि जो फोकस पॉइंट होता है वो फिर सीधा मेरे मुख्य फिगर पे, आँख पे आता है। जी, जैसे कि आपके पेंटिंग में एक फ्लैट सरफेस पे आप करते हैं, क्या आपका मन होता है थ्री डायमेंशनल चीज़ों को करने का, या कुछ ऐसा प्लानिंग है आपका? वैसे अभी निकट भविष्य में मेरा थोड़ा सा प्लान है कि मैं अपने कुछ काम स्कल्पचर के माध्यम से, छोटे छोटे स्कल्पचर, 1 फीट के या दो डेढ़ डेढ़ फीट तक के काम, कुछ ब्रॉन्ज में या कुछ मिट्टी में, कुछ ऐसा अभी करने के प्लान में हूँ और मैं कर रहा हूँ। तो वो आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे गोविंद जी। हो सकता है कि जब अगली बार कभी आप मेरा काम देखेंगे तो उसमें स्कल्पचर्स भी आपको देखने को मिले। तो देखते हैं क्या कर पाता हूँ कुछ नया उसमें। सत्यधीर भाई, आपको पोलाक क्रास्नर ग्रांट अवार्ड मिला था, उस विषय में भी अगर आप दर्शकों को कुछ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा उनको भी अनुभव प्राप्त होगा। 2 वर्ष पहले मुझे पोलक क्रिजनर ग्रांट, जो न्यूयॉर्क की है, अमेरिका की, वो मिली थी। वो उसके लिए मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि वो आपको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्ट फील्ड में, और कुछ कम से कम 8-10 सोलो शो और 10 एक ग्रुप शो, इस तरह की ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सभी मतलब आपको नए से पुराने और कुछ बीच के काम, नए काम, इस तरह के सभी कामों को जब आप उसमें संलग्न करके और अपने बारे में स्टेटमेंट, एक होता है आर्टिस्ट स्टेटमेंट, और अपना एक कवर लेटर होता है जिसमें आप अपने जीवन के बारे में, अपने आर्ट फील्ड के बारे में जो अनुभव हैं वो उसमें साझा करने पड़ते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं उसमें करके आपको भेजना पड़ता है। तो आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हो या सोच रहे हो ऐसा, तो उसके लिए कुछ इतना एक्सपीरियंस और बाकी आपका काम करने का जो लिखने का तरीका है, उस पे आप लोग होमवर्क करेंगे तो शायद वो आसानी हो जाएगी उसको करने में। जी बिल्कुल, इन सब बातों से जो नए लोग हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उन लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और हम अब अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या संदेश है उन नए स्टूडेंट्स व आर्टिस्टों के लिए जो फील्ड में नए हैं और अपने आर्ट को एज ए कैरियर बनाने के लिए अग्रसित हैं। गोविंद, मैं आपको इस सवाल के लिए सबसे पहले तो शुक्रिया बोलना चाहूँगा, जो आपने मुझसे ये सवाल पूछा।
मेरे ख्याल से हर किसी का एक फ़र्ज़ बनना चाहिए कि वो अपनी अगली पीढ़ी को, अगली जनरेशन को कुछ न कुछ सीख ज़रूर दे के जाए। जैसे प्रकृति भी यही काम करती है, तो हम तो कलाकार हैं, कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि कलाकार प्रकृति के सबसे करीब होता है। मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि वो ये मान के चलें कि कोई भी ऐसा नहीं है कि सीधा उनको कोई ऐसा गुरु मंत्र मिल जाएगा, किसी आर्टिस्ट के पास जाएँ या किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाएँ, तो कि वो सीधा एक बारगी में वो आर्टिस्ट बन सकते हैं। क्योंकि आर्टिस्ट कोई कोर्स के तहत या किसी सब्जेक्ट के तहत आप कभी भी नहीं बन सकते। आपके अंदर जितनी बड़ी भूख होगी, आप उतने बड़े कलाकार बनेंगे। हो सकता है कि आप अपने गुरु से ही कुछ सीखें और आप उससे कहीं ज़्यादा आगे चले जाएँ। उसमें कोई कोई परिभाषा नहीं है आर्ट की कि आप पर्टिकुलर ये काम करेंगे और इस तरीके से करेंगे तो आप इतने बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो इसलिए खूब आप लोग सबसे पहले तो आँख और दिमाग और अपना सब कुछ खोल के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा घूमिए। और जैसे नागार्जुन जी थे साहित्य के क्षेत्र में, या राहुल संस्कृतायन थे, या बहुत सारे ऐसे अनगिनत कलाकार, साहित्यकार। तो पहले तो आप अपने स्टार्टिंग लाइफ में बहुत सारा घूमिए, बहुत सारा देखिए, बड़ौदा में, दिल्ली में, बॉम्बे में, या बाहर जाने का मौका मिले कि कहाँ पे दुनिया में क्या हो रहा है। और अभी तो बहुत कुछ इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी आप देख सकते हैं, बट मेरा कहना है कि ये तो ज़िंदगी भर आप देखेंगे, आप लाइव देखिए अभी, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा देखने का या ज़्यादा जानने का। जानने के लिए जीवन कम है, बट आप बहुत सारा घूमिए पहले। और शुरू में बहुत लोग अभी के जो बच्चे हैं वो तुरंत आर्टिस्ट, अपने आप को 2 साल 1 साल काम किया और मानने लगते हैं कि वो आर्टिस्ट हो गए। जबकि आप मैं तो 15 साल करते हो गए काम, अभी भी नहीं समझ पाता कि आर्ट किस कुछ आता भी है या नहीं आता है। तो वो आपको करते रहना है, और करते रहते से ही आपको चीज़ें बढ़ती जाएँगी। कब वो आप कितने बड़े बन जाएँगे या कौन-सी आपकी आर्ट एक कालजयी रचना बनेगी, ये आपको आज भी नहीं पता है, आगे भी नहीं पता रहेगा। हो सकता है आप करते रहें, कभी भी वो रिकॉग्निशन भी ना मिले। बट ये आपका शौक होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, तभी ही कुछ मिलेगा। और एक मैं ज़रूर बात कहना चाहूँगा कि जैसे होता है, एक वर्ड है, एक फ्रेज़ है कि स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। हो सकता है दूसरे किसी भी फील्ड में आपको ये जो मूल मंत्र है, ये मंत्र आपको न काम दे, लेकिन कला एक ऐसी फील्ड है जिसमें स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे करते रहोगे, रोज काम करते रहोगे, या हमेशा आप जब जितना आप करोगे तो कुछ न कुछ आप सीखोगे ही, कुछ न कुछ मिलेगा ही। तो एक ही मूल मंत्र है कि आप काम करिए, काम करिए और काम करिए। खूब घूमिए, खूब देखिए। धन्यवाद। जी, बहुत अच्छी बात कही सत्यधीर भाई आपने कि इस संसार में करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर कला के क्षेत्र में आपको आपका करियर बनाना है तो निरंतर आपको कार्य करते रहना पड़ेगा, ये फैक्ट है। और जो फैक्ट हमें कॉलेज में ये चीज़ें बताई गई हैं कि आपको प्रैक्टिस करना है, करते रहना है, रियाज़ जैसा है वो करते ही रहना है। क्योंकि जैसे म्यूज़िक में होता है, अगर आप रियाज़ नहीं करेंगे तो आपके सुर ताल सब बिगड़ जाएंगे। उसी तरह प्रकार ये भी पेंटिंग भी ऐसा एक फील्ड है जिसमें आप अगर रियाज़ नहीं करेंगे तो आपका सारा कुछ अनबैलेंस हो सकता है। तो अब हम आज के प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच भाई कि आपने इतना समय निकाला इस बातचीत के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। और मैं आपको आपके सुनहरे भविष्य के लिए, आपके आर्ट फील्ड के लिए बहुत सारी आपको पहले तो शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बाकी अभी अपने सभी दर्शकों से, अपने दोस्तों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बातचीत जो हम श्रृंखला कर रहे हैं ये आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और कुछ भी प्रश्न हो आपके मन में तो आप ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए लिख सकते हैं, और दूसरों तक ये इंटरव्यूज़ या बातचीत जो अनुभव हैं जो आर्टिस्ट शेयर कर रहे हैं, ये आप लोग ज़रूर शेयर कर रहे होंगे। और इस चैनल को आपका ढेर सारा प्यार देते रहिए हमेशा, और हम आने वाले समय में और भी इस तरह की बातचीत आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।